बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के बाद देश में सत्ता पक्ष और विपक्ष अब एक साथ खड़े हुए नजर आए। लेकिन इस बीच कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के बयान पर सियासत गर्मा गई। जहां बीजेपी ने सलमान खुर्शीद को आड़े हाथों लिया, तो वहीं विपक्ष के कई नेताओं ने केंद्र सरकार को बांग्लादेश से सबक लेने की नसीहत दी, जिनमें शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे भी शामिल हैं। बांग्लादेश के हालात पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को भी ऐसे कदम उठाना चाहिए ताकि यहाँ ऐसी परिस्थितियां ना बने। अगर हम सब चाहते हैं कि ऐसी परिस्थिति यहाँ निर्माण नहीं होनी चाहिए, तो समय में उसके ऊपर कुछ न कुछ फैसला लेने की आवश्यकता है और सारे लोगों के साथ बातचीत कर ये फैसला संसद में ही हो सकता है। तो वहीं पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी केंद्र सरकार को बांग्लादेश से सीख लेने की बात कही। एक तरफ से महंगाई का तूफान, दूसरी तरफ से अनएम्प्लॉयमेंट और तीसरी तरफ से ऐसे कुछ फैसले करते हो जिससे वो बेबस और लाचार महसूस करता है। पढ़ लिख के कब तक एक जवान अपने माँ बाप के सामने हाथ फैलाएगा। जबकि बीजेपी ने विपक्ष पर राजनीतिक विरोध को देश विरोध के स्तर पर ले जाने की कोशिश का आरोप लगाया। केंद्र सरकार कल लोकसभा में वक्फ बोर्ड बिल पेश कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार कल इस बिल को पेश करेगी। बताया जा रहा है कि सरकार चाहती है कि इस बिल में सभी दलों का साथ मिले। ऐसे में वक्फ बोर्ड बिल पर सर्वसहमति बनाने के लिए सरकार इसे दोनों सदन के संयुक्त समिति को भेज सकती है। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार वक्फ से जुड़े 2 बिल संसद में लाएगी। एक बिल के जरिए मुसलमान वक्फ कानून 1923 को समाप्त किया जाएगा। दूसरे बिल के जरिए वक्फ कानून 1995 में महत्वपूर्ण संशोधन होंगे। संशोधन बिल 2024 के जरिए सरकार 44 संशोधन करने जा रही है। केंद्र सरकार का कहना है कि ये बिल लाने का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन और संचालन है। बताया गया कि इसमें वक्फ कानून 1995 के सेक्शन 40 को हटाया जा रहा है, जिसके तहत बोर्ड किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित करने का अधिकार था। इस नए बिल में केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों का रोल काफी संशोधित किया जा सकता है। साथ ही इन निकायों में मुस्लिम महिलाओं और गैर मुसलमानों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। इस विधेयक में बोहरा मुस्लिम और आगा खानियों के लिए एक अलग औकाफ बोर्ड की स्थापना का भी प्रस्ताव है। मसौदा कानून मुस्लिम समुदायों के बीच शिया, सुन्नी, बोहरा, आगा खानी और अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व की सिफारिश करता है। यूपी विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी दल रणनीति बना रहे हैं। समाजवादी पार्टी ऐसी रणनीति पर काम कर रही है जिससे 2027 के चुनाव को साध सके। इस नई रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी का पीडीए के साथ साथ ब्राह्मण वोटर्स पर भी फोकस है। उपचुनाव की सीटों पर ब्राह्मणों की तादाद देखते हुए रणनीति बना रही है। इतना ही नहीं, टिकट वितरण में भी ब्राह्मणों को तवज्जो मिल सकती है, क्योंकि मजवा, कटेहरी, फूलपुर, गाजियाबाद, सीमामाऊ और मिल्कीपुर सीटों पर सवर्ण वोटर्स की संख्या ज्यादा है। ऐसे में एसपी पीडीए के साथ साथ ब्राह्मणों को साथ लेने की जुगत लगा रही है। समाजवादी पार्टी का जनाधार पूरे देश में है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के चाहने वाले और विशेष रूप से उनका जो क्रेज नौजवानों में, पिछड़ों में, दलितों में, अल्पसंख्यकों में, आधी आबादी में है, उस देश में इस तरह का कोई भी राजनीतिक नेतृत्व किसी के पास नहीं है। और उपचुनाव में फायदा मिलने पर 2027 में सवर्ण को भी साथ रखने की रणनीति काम करेगी। दरअसल लोकसभा चुनाव में एसपी को 33% वोट मिले, जिसके बाद अब एसपी की नजर 40% वोट हासिल करके 2027 में सत्ता हासिल करने की फिराक में है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी पीडीए के साथ साथ ब्राह्मण को साथ लाने की तैयारी में है। लोकसभा चुनाव में जाति जनगणना और आरक्षण को भी विपक्ष ने मुद्दा बनाया था और इसका विपक्ष को फायदा भी हुआ था। अब इसे लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस हस्ताक्षर अभियान चला रही है। इसके लिए कांग्रेस ने लखनऊ में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें जाति जनगणना और आरक्षण की सीमा 50% से अधिक करने की मांग को लेकर अभियान को आगे बढ़ाया गया। दरअसल कांग्रेस का अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग 26 जुलाई से हस्ताक्षर अभियान चला रहा है और करीब 1 लाख हस्ताक्षर वाला पत्र राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। इस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने जाति जनगणना के लिए सरकार पर दबाव बनाने का फैसला लिया। राहुल गांधी जी राजनीतिक नफे नुकसान से ऊपर उठ के इस देश के अंदर जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। इस देश के अंदर जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। ओलंपिक में आज भारत के लिए स्वर्ण पदक की बड़ी उम्मीद को झटका लगा। रेसलर विनेश फोगाट फाइनल मुकाबले से पहले वजन ज्यादा होने की वजह से डिस्क्वालीफाई हो गए।
आज सुबह किए गए वजन में विनेश का वजन 50 किलो से 100 ग्राम ज्यादा निकला, जिसके बाद उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। नियमों के मुताबिक विनेश को सिल्वर मेडल भी नहीं मिलेगा। 50 किलो कैटेगरी में सिर्फ गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल दिया जाएगा। तो सारे देश ने गोल्ड मेडल की उम्मीद थी, आज थी, और हमें खुशी थी आज, और खुशी का दिन था जो सुबह उठते हैं, जो तैयारी ऐसे तैयारी कर रखी थी। और ये समाचार जो है मेरे पास सुबह आया जो 9-10 बजे, तो मैं बस कुछ मेरे कहने बोले नहीं लगे। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के मुताबिक विनेश का वजन ज्यादा होने की बात पता लगने के बाद प्रयास किए गए, लेकिन उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा रहा। वहीं WFI ने विनेश के सपोर्टिंग स्टाफ पर सवाल खड़े किए। 2 दिन वो लड़ी हैं, उसके पहले उनका कांस्टेंट था। रात में क्यों वजन बढ़ गया, कैसे बढ़ गया, ये जवाब उनके न्यूट्रिनिस्ट ही दे पाएंगे। एक्चुअल उनके न्यूट्रिनिस्ट और उनके कोच दे पाएंगे इसका सही जवाब। विनेश फोगाट के ओलंपिक से अयोग्य होने पर अब सियासत शुरू हो गई है। विपक्षी दलों ने विनेश के खिलाफ साजिश की आशंका जाहिर की, तो वहीं खेल मंत्री ने संसद में इस पर बयान दिया। विपक्षी पार्टी के नेताओं ने विनेश फोगाट के डिस्क्वालिफिकेशन पर सरकार को घेरा। विपक्ष ने विनेश फोगाट को न्याय दो की मांग करते हुए संसद भवन में विरोध प्रदर्शन भी किया। विपक्ष ने पूरे मामले की जांच की मांग भी की। ये क्या कारण है, इसके ऊपर तो भारत सरकार को, जो ये पूरे हमारे वो हैं ओलंपिक के जो मैनेजमेंट है, उनको जवाब देना पड़ेगा कि ऐसे कैसे एक बच्ची जो कि जीतने जा रही थी, इतनी मेहनत की है, जिसको आपने सड़कों तक पे घसीटा और यहाँ तक वो पहुंची, देश के लिए लड़ रही हैं, वो उसके साथ ऐसी स्थिति पैदा कैसे होने दी आपने, इसका जवाब देना पड़ेगा। वहीं विनेश फोगाट के डिस्क्वालीफाई होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इस घटना को दुखद और विनेश को चैंपियनों का चैंपियन कहा। वहीं खेल मंत्री ने संसद में विनेश की ओलंपिक तैयारियों में सरकार के योगदान के बारे में बताया। भारत सरकार ने विनेश फोगाट की उनकी आवश्यकता के अनुसार हर संभव सहायता प्रदान की है। उनके लिए पर्सनल स्टाफ भी नियुक्त किए गए हैं जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। माफिया मुख्तार अंसारी गैंग के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी है। यूपी एसटीएफ ने अंसारी गैंग के इनामी शार्प शूटर को मथुरा में आज ढेर कर दिया। पूर्वांचल में खौफ का पर्याय माना जाने वाले मुख्तार अंसारी का अंत तो पहले ही हो चुका है और अब एक के बाद एक उसके गुर्गों का भी खेल खत्म हो रहा है। इसी सिलसिले में मथुरा में एसटीएफ ने माफिया मुख्तार अंसारी के शार्प शूटर पंकज यादव को ढेर कर दिया। पंकज पर हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी जैसे करीब 40 मुकदमे दर्ज थे। पंकज पर एक पुलिसकर्मी को मारने का भी आरोप था और ये कई दिनों से फरार चल रहा था। मौके से एक पिस्टल, एक रिवॉल्वर और बाइक बरामद की गई। पंकज यादव अपने सहयोगी के साथ मोटरसाइकिल से आगरा की ओर से मथुरा की तरफ आ रहा था। तभी एसटीएफ ने थाना फरह क्षेत्र में पंकज यादव की घेराबंदी शुरू कर दी। इस दौरान पंकज यादव जंगल की ओर से भागने का प्रयास करने लगा और एसटीएफ की मुठभेड़ में पंकज मारा गया। हालांकि एनकाउंटर के दौरान उसके साथी फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। उत्तर प्रदेश के बरेली में महिलाओं को मर्डर करने वाले सीरियल किलर का खौफ पसरा हुआ है। 10 से ज्यादा महिलाओं की एक ही तरह से हत्या के बाद पुलिस ने अब जांच को तेज कर दिया है। पुलिस ने 250 से ज्यादा गांवों में खौफ की वजह बने सीरियल किलर के स्केच जारी किए। ज्यादातर महिलाओं की हत्या गला घोटकर कर दी गई। कुछ महिलाओं के शवों के पास पूजा पाठ का सामान भी मिला। जनपद बरेली के थाना शाही के अंतर्गत पूर्व में मिले महिलाओं के शव के संबंध में अब तक की गई पुलिस की छानबीन और लोगों से जानकारी प्राप्त करने पर कुछ स्केच जारी किए गए हैं। पुलिस के सामने ये पता लगाने की बड़ी चुनौती है कि वो कौन सा सीरियल किलर है जो महिलाओं को निशाना बना रहा है। ज्यादातर हत्याएं पिछले साल जून से लेकर नवंबर तक की गई, लेकिन मामला अब तक नहीं सुलझा। ये जो 3 स्केच हैं, इनके बारे में यदि किसी को कोई भी सूचना प्राप्त होती है, कोई जानकारी होती है, तो वे दिए गए नंबरों पर पुलिस को सूचित करें। आपकी आइडेंटिटी जो है वह गोपनीय रखी जाएगी। जी न्यूज़।